नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी को बताना चाहता हूँ ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, बहुत ही अलग तरीके से रहने वाला है, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा ना, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट होंगे वो मैं आपको करवाऊंगा। एक बार मैं आपको सैम्पल दिखा देता हूँ कि मैं आपको किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जैसे इस क्वेश्चन में बात हुई है प्रकाश की गति की और प्रकाश की बात हुई है, यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको प्रकाश की गति के बारे में सब कुछ समझाऊंगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, वो सब कुछ आपको बताने वाला, मतलब बिल्कुल कंसेप्ट के साथ हर एक टॉपिक आपको समझाऊंगा। ठीक है, और इसके बाद लाइट से जुड़े हुए यानी कि प्रकाश जुड़े जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो मैं आपको करवाऊंगा अपनी वीडियो में। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो फ्रेंड्स, आप कुछ ही टाइम में जीएस में एक्सपर्ट हो जाओगे। बेस्ट कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, बिल्कुल रिसर्च करके। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको जो वीडियो चाहिए ये सुबह कितने बजे चाहिए, 6 बजे चाहिए या 7 बजे चाहिए। तो डेली आपको ये वीडियो मिला करेगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि लास्ट में आपको मैं करंट अफेयर्स बाय रवि, जो मेरा करंट अफेयर का चैनल है, उसके बारे में बताऊंगा। अपनी बुक्स की वेबसाइट कैसे बाय कर सकते हो उसके बारे में बताऊंगा। मेरी जो पीडीएफ की वेबसाइट है जहाँ पे आपको मेरी पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, उसके बारे में लास्ट में बताऊंगा। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो आपको स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस वीडियो में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके सभी के सामने, प्रकाश की गति मापने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि वह साइंटिस्ट कौन था जिसने स्पीड ऑफ लाइट को सबसे पहले मेज़र किया था। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, रॉमर वैज्ञानिक। रॉमर वैज्ञानिक ने प्रकाश की गति को सबसे पहले मापा था। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें प्रकाश, जिसे कि हम लाइट भी बोलते हैं, ठीक है, और हमारे पृथ्वी पे जो लाइट आता है वो कहाँ से आता है, वो सूर्य से आता है, यानी कि सन से आता है। अगर हम बात करें प्रकाश की, प्रकाश क्या होता है? यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो हमारे आसपास की वस्तुओं को आंखों द्वारा देखने में मदद करती है। प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा में गति करता है। यह निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की हिसाब से गति करता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश जो है फ्रेंड्स एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, और जो हमारे आसपास की वस्तुओं को आंखों द्वारा देखने में मदद करती है। और हमेशा ध्यान रखना है कि जो प्रकाश होता है यानी कि जो लाइट होता है, ये हमेशा एक सरल रेखा में गति करता है। ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो प्रकाश होता है इसकी गति कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा गया है। ये होता है निर्वात में प्रकाश की गति। आई होप आपको तीनों पॉइंट पता लग गए, 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे तैयार हो गए। ठीक है, आगे देखिए आप, प्रकाश की गति उस माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है जिसमें वह यात्रा कर रहा है। ठीक है, माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। ये आपको ध्यान रखना है। प्रकाश की चाल इस प्रकार ठोस में न्यूनतम होती है क्योंकि वह सघन होते हैं, और निर्वात में अधिकतम होगी क्योंकि निर्वात सबसे कम सघन होते हैं, यानी कि सबसे कम डेंस होते हैं। तो इसलिए आप ये देख सकते हो जो प्रकाश की चाल होती है सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है, यानी कि वैक्यूम में होती है, उसके बाद वायु में, फिर तरल में, फिर ठोस में। सबसे ज़्यादा निर्वात में और सबसे कम ठोस में। तो यहाँ पे मैंने आपको ये समझाया कि जो प्रकाश की गति होती है ना, वो माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। आगे हम देखते हैं प्रकाश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो उसका दिशा बदल जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को कहा जाता है अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। ठीक है, बोला यह गया है कि जब प्रकाश है यानी कि जो लाइट है वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी दिशा बदल जाती है। ठीक है, डायरेक्शन बदल जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन। काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा गया है। सफ़ेद प्रकाश में कितने रंग होते हैं? आप बोलोगे 7 रंग होते हैं। 7 रंग कौन से होते हैं? विबग्योर होते हैं। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, फिर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आप बोलोगे आकाश जो नीला दिखाई देता है, इसके पीछे जो कंसेप्ट होता है वो होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आगे हम बात करते हैं प्रकाश की गति सबसे अधिक कहाँ पर होती है? प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है निर्वात में, ऊपरी मैंने आपको बताया, और सबसे कम ठोस में, यानी कि सॉलिड में। प्रकाश क्या है? तरंग और कण दोनों है प्रकाश। ठीक है, प्रकाश की गति कितनी होती है? ध्यान से समझना है, ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, और अगर हम किलोमीटर में बात करोगे तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर आवर।
ठीक है। 3 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये होती है किलोमीटर प्रति घंटे में, और मीटर पर सेकंड में कितना होता है 3 इंटू 10 की पावर 8, ये आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि इंद्रधनुष किस घटना के कारण बनता है, तो आप बोलोगे परिक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए एक ही क्वेश्चन में। इस हिसाब से आप ये देख सकते हो कि हर एक क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं मैंने बहुत डीपली एनालिसिस करा है, और आपको हर एक सभी को मैंने अपनी इस वीडियो में डाल दिया है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए गंगा। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है गंगा नदी। आप ये देख सकते हो गंगा नदी। समझते हैं नदी बेसिन के बारे में। नदी बेसिन एक भौगोलिक इकाई है जो किसी एक विशेष नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा जल ग्रहण किए गए क्षेत्र को दर्शाता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां सभी वर्षा का पानी एक ही नदी या जलधारा में एकत्रित होता है और अंततः महासागर में मिल जाता है। उस भौगोलिक क्षेत्र को उस नदी का बेसिन कहा जाता है। तो आप ये फोटो में देखिए फ्रेंड्स, जो बेसिन होता है कुछ इस प्रकार का होता है। आप ये देख रहे हैं कोई ट्रिब्यूटरी नदी है, सहायक नदियां हैं, ठीक है। ये सारी क्या होती हैं, एंड में जाके एक ही जगह मिल जाती हैं, ठीक है, और लास्ट में समुद्र में जाके मिल जाती है। इसी को हम बेसिन कहते हैं, इस प्रोसेस को ही। तो आप ये देख रहे हो पूरा का पूरा फोटो ये क्लियर कर देगा आपको कि नदी बेसिन क्या होता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है ये अमेजन नदी का है, और भारत का जो सबसे बड़ा नदी बेसिन है वो गंगा नदी बेसिन है, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है गंगा नदी के बारे में, ठीक है। नदी बेसिन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। गंगा नदी से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो मैं आपको करवा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, गंगा नदी से जुड़े हुए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये आ जाता है कि कौन सी दो प्रमुख नदियाँ जो मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। आंसर हो जाएगा अलकनंदा और भागीरथी। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। गंगा नदी कितने भारतीय राज्यों से होकर बहती है, गंगा नदी 5 भारतीय राज्यों से होकर बहती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। कौन सी नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, गंगा नदी से निकलती है। वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। आंसर हो जाएगा बिजनौर। गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। गंगा नदी की बाएं तट की सहायक नदियां कौन सी है, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोशी, महानंदा, रामगंगा और गर्रा। ये है गंगा नदी की बाएं तट की सहायक नदियां। इसी तरह अगर हम बात करें दाएं तट की सहायक नदियां कौन सी है, यमुना, सोन, पुनपुन, फाल्गु, चंदन, अजोय, दामोदर, रूपनारायण, तमसा, जिसे कि टॉन्स भी कहा जाता है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को, और दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी नदी को। इन दोनों क्वेश्चन में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को, और दक्षिण भारत की गंगा वो कहा जाता है कावेरी नदी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोरोना ग्राफ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, सूर्य के कोरोना को देखने तथा उसका फोटोग्राफ लेने में। आपको क्लियर हो गया कि जो कोरोना ग्राफ एक डिवाइस है, इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, सूर्य के कोरोना को देखने तथा उसका फोटोग्राफ लेने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है कोरोना ग्राफ की, ठीक है। तो मैं आपको कोरोना ग्राफ के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, कोरोना ग्राफ जो डिवाइस है वो कुछ इस प्रकार का होता है। कोरोना ग्राफ एक विशेष उपकरण है जिसे सूर्य के प्रकाश को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि शोधकर्ता जलते हुए तारे की गर्म पतली सबसे बाहरी परत, जिसे कोरोना कहा जाता है, को देख सकें। फ्रांसीसी खगोल शास्त्री जिनका नाम है बर्नार्ड लियोट, इन्होंने 1930 के दशक में कोरोना ग्राफ का आविष्कार किया था। तो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई, और इसका आविष्कार किसने किया था, उनका नाम है बर्नार्ड लियोट। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात सूर्य की भी हुई है। सूर्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूँ जो कि क्वेश्चन में पूछे गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी भी आपको मैं चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ कि जितने भी थ्योरी मैंने आपके सामने रखी है ना पॉइंट में, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। उनको एनालिसिस करके मैंने इसको 1 लाइनर फॉर्मेट में अपनी वीडियो में डाल दिया, और यकीन मानिए आपको एग्जाम में ना डायरेक्टली क्वेश्चन इस वीडियो से देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, सूर्य के बारे में अगर हम पढ़ें, सूर्य की उत्पत्ति वर्तमान युग से लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। सूर्य की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कितनी गुना अधिक है, 109 गुना अधिक है।
पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी है सूर्य की? 147.36 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य का वायुमंडल 3 परतों से मिलकर बना है, वह कौन कौन से हैं? प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फेयर और कोरोना। पृथ्वी से देखी जाने वाली परत को प्रकाश मंडल कहा जाता है। यह वह परत है जिससे अधिकांश विकिरण पृथ्वी तक पहुंचता है। नेक्स्ट है, सूर्य की कोर से निर्मित ऊर्जा परमाणु संलयन के कारण है। ठीक है, जो सूर्य पे ऊर्जा प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो परमाणु संलयन के कारण होती है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के कारण होती है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। कहीं पे आपको सिर्फ 8 मिनट भी लिखा हुआ मिल सकता है, कहीं पे आपको 8 मिनट 19 सेकंड भी लिख के मिल सकता है। आई होप जितने भी फैक्ट मैंने आपको यहाँ पे बताए सूर्य के बारे में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। अपनी वीडियो में सिर्फ हम 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे टोटल मिला के, लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आप मिला देते हो तो 100 के आसपास क्वेश्चन होते हैं, कम टाइम में हम पढ़ने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग क्या दर्शाता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, शांति और सत्य। राष्ट्रीय ध्वज में जो सफ़ेद रंग है वो दर्शाता है शांति और सत्य, यानी कि पीस एंड ट्रुथ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा राष्ट्रीय ध्वज, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है तिरंगा। तो फ्रेंड तिरंगा के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद आप ज़रूर लिखें। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज की बात हुई है तो क्वेश्चन पहला यही आ जाता है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जाना जाता है तिरंगा के नाम से। आगे है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में सबसे ऊपर गहरा केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे गहरे रंग का एक क्षैतिज तिरंगा है। तो जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है ना, ये सबसे ऊपर और रंग है यह केसरिया रंग, बीच में है सफ़ेद रंग और सबसे नीचे है गहरा हरा रंग। और बीच में फ्रेंड्स आप ये देख रहे हो, ये है अशोक चक्र जो कि गहरे नीले कलर का है और इसमें 24 तिलियां होती हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आप बोलोगे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। इसी के साथ अगर हम बात करें, जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज की जो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होता है, ध्यान से समझना है। अगर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछे तो 3:2 होगा। अगर चौड़ाई और लंबाई का पूछे, मतलब चौड़ाई पहले लेते तो फिर 2:3 होगा। तो ये पूछा जाता है, दोनों में ना कन्फ्यूजन रहती है। कभी कभी ना एग्जामिनर क्या करता है, चौड़ाई और लंबाई का पूछ लेता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने सिर्फ लंबाई और चौड़ाई का मतलब याद किया होता है 3:2, तो फटाफट वो 3:2 लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। चौड़ाई और लंबाई होगा 2:3। ठीक है, और अगर लंबाई पहले देते चौड़ाई बाद में देते फिर 3:2। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, आपने क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। उसके बाद नेक्स्ट है, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराते हैं? आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री फहराते हैं। नेक्स्ट है, किसे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अभिकल्पक माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो अभिकल्पक है ये माना जाता है पिंगली वेंकैया को। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस नाम से जाना जाता है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस नाम से जाना जाता है? तिरंगा के नाम से जाना जाता है। भारतीय ध्वज में सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? सत्य का प्रतीक है। भारतीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? विश्वास और उर्वरता का प्रतीक है। और यहाँ पे ना फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे बलिदान वर्ड आया है, तो जो लाल रंग होता है ना वो बलिदान का प्रतीक होता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोग्रामिंग के लिए विकसित पहली भाषा कौन सी थी? देखिए फ्रेंड्स, कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग होती है ये उसकी बात हो रही है। तो कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग के लिए विकसित पहली भाषा थी वो थी फॉर्ट्रन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। फॉर्ट्रन जो है प्रोग्रामिंग के लिए विकसित पहली भाषा थी। डिटेल में समझते हैं फॉर्ट्रन को कंप्लीट। देखिए फॉर्ट्रन की स्पेलिंग ये होती है फॉर्ट्रन, और इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। फोर का मतलब होता है फॉर्मूला, ट्रन का मतलब होता है ट्रांसलेशन। ठीक है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन फॉर्ट्रन का फुल फॉर्म होता है। अगर हम बात करें फॉर्ट्रन की, यह एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका व्यापक रूप से संख्यात्मक वैज्ञानिक कंप्यूटिंग में उपयोग किया जाता है। प्रोग्रामिंग भाषा 1957 में जॉन बैकस द्वारा बनाई गई थी, जिसने प्रोग्रामिंग की प्रक्रिया को छोटा कर दिया और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को अधिक सुलभ बना दिया। अगर हम बात करें फॉर्ट्रन का पूरा नाम क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन फॉर्ट्रन का फुल फॉर्म होता है। फॉर्ट्रन का विकास हुआ था 1957 में। फॉर्ट्रन का उपयोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है? फॉर्ट्रन का मुख्य उपयोग किया जाता है वैज्ञानिक गणना में। फॉर्ट्रन में इनपुट और आउटपुट के लिए किस स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है? रीड और राइट का उपयोग किया जाता है। जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताए ना, यकीन मानिए मैं बिल्कुल अलग तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको
बस क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आंसर बता रहा हूँ। मैंने बहुत डीपली रिसर्च किया आप सभी के लिए, ताकि आपको ना जीएस में जो आपका डर है वो ख़त्म हो जाए। जीएस बहुत आसान होती है, लेकिन आपको तरीके से पढ़नी होती है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये वीडियो आपको डेली मिला करेगी सुबह 6 बजे, ठीक है। तो 6 बजे आप ये वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। क्वेश्चन कम होंगे लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, मतलब आप ये समझो कि हर एक क्वेश्चन को ना हम बहुत डीपली एनालिसिस करके पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। अगला क्वेश्चन है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, हिपेरिन के कारण। देखिए फ्रेंड्स, ये आंसर तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता होता है कि हिपेरिन के कारण शरीर के अंदर जो रक्त होता है वो जमता नहीं है, लेकिन एग्जामिनर ना बहुत डीपली पूछता है, ठीक है। इसके अंदर जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना वो पूछता है, इसलिए मैं आपको ना बिल्कुल सब कुछ उसी तरीके से पढ़ाऊँगा। सबसे पहले हम समझते हैं मानव रक्त के बारे में। मानव रक्त क्या होता है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब कि एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारे शरीर में विभिन्न अंगों और ऊतकों के बीच ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन का परिवहन करता है। यह शरीर को रोगों से लड़ने में मदद करता है और शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? एग्जाम में पूछा जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण होता है रक्त का लाल रंग। नेक्स्ट है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा, यानी कि आरबीसी के द्वारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। रक्त का थक्का बनाने में कौन सी कोशिकाएं मदद करती हैं? प्लेटिलेट्स। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी आप देखते हो कि चोट लग जाती है कहीं पे भी, किसी भी शरीर के किसी भी पार्ट में, आप देखते हो ना कुछ देर के बाद ना जो रक्त होता है यानी कि ब्लड होता है वो जम जाता है, वो होता है प्लेटिलेट्स के कारण। नेक्स्ट है, मानव रक्त के 4 मूलभूत भाग कौन से हैं? ये पूछा गया यहाँ पे। तो प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटिलेट्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्लाज्मा होता है, फिर लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसी होता है। अब देखिए मैं आपको ना फोटो से समझाता हूँ रक्त के बारे में, रक्त का कंपोजिशन क्या क्या होता है। ये आपके सामने ब्लड की फ़ोटो बनाई हुई है, ठीक है। ये जो आपको येलो कलर का जो तरल दिख रहा है इसमें, जो कि सबसे ज़्यादा है, वो है प्लाज्मा, 55% होता है। उसके बाद ये जो वाइट वाला थोड़ा सा दिख रहा है आपको, ये होता है वाइट ब्लड सेल, ठीक है। और ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है ये होता है रेड ब्लड सेल। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई। अगर हम बात करें मानव रक्त के बारे में आगे, तो रक्त के कौन से घटक संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं? तो आंसर हो जाता है श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसी। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन जो है लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट है, जिन लोगों का रक्त समूह ए बी पॉजिटिव है उन्हें क्या माना जाता है? उन्हें सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है, यानी कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है। ध्यान से समझना है, जो भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ना रक्त से जुड़े हुए, एग्जाम में 25 से ज़्यादा बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, ओ नेगेटिव रक्त समूह वाले लोगों को क्या माना जाता है? सार्वजनिक दाता कहा जाता है, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है इनको। कौन एक थक्कारोधी अर्थात रक्त को पतला करने का काम करता है, जो रक्त के थक्कों को बनने से रोकता है? हेपेरिन, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। रक्त समूह किसके आधार पर निर्धारित होता है? रक्त कोशिकाओं की सतह पर मौजूद एंटीजन। और एग्जाम में ना एक और पूछा जाता है क्वेश्चन कि रक्त समूह की खोज किसने करी थी? तो वो करी थी कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा था? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, अपोलो 11। चंद्रमा पर उतरने वाला जो पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान था उसका नाम था अपोलो 11। तो फ्रेंड्स, ये आप फोटो देख सकते हो कुछ, ठीक है, अपोलो 11 मिशन की, जो कि चांद पर उतरने वाला पहला मिशन था। अपोलो 11 अंतरिक्ष मिशन के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले एग्जाम में पूछा जाता है कि जो अपोलो 11 अंतरिक्ष मिशन है इसे कब लॉन्च किया गया था? 16 जुलाई 1969 को लॉन्च किया था। चलो समझते हैं अच्छे से। अपोलो 11 अंतरिक्ष मिशन को 16 जुलाई 1969 को कैनेडी स्पेस सेंटर से सैटर्न वी रॉकेट्स द्वारा लॉन्च किया गया था। रॉकेट का नाम क्या था? सैटर्न वी। अपोलो 11 मिशन द्वारा पहली चंद्रमा पर लैंडिंग कब हुई थी? 20 जुलाई 1969 को इसने लैंड किया था चंद्रमा के सतह पर। पहली बार चांद पर कौन उतरे थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है ये चांद पर पहली बार उतरे थे। आप सभी ने सुना होगा ना कि पहली बार चांद पर उतरने वाले पर्सन कौन थे? तो वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो उनके मिशन की ही बात हो रही है। अपोलो 11 उनका मिशन था। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? एडविन एल्ड्रिन थे चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले दूसरे व्यक्ति।
नेक्स्ट है, आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन ने चंद्र मॉड्यूल को एक क्रेटर में उतारा जिसे क्या कहा जाता है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है। अपोलो 11 मिशन के दौरान चंद्रमा पर उतरने वाला यान का नाम क्या था, यान का नाम था ईगल। अपोलो 11 मिशन किस देश के द्वारा शुरू किया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। अपोलो 11 मिशन को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था, सैटर्न वी रॉकेट से लॉन्च किया गया था। ये सभी क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में पूछे गए हैं, किससे जुड़े हुए हैं, अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र स्थित है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, क्वीन मैरी लैंड। अंटार्कटिका महाद्वीप का जो क्वीन मैरी लैंड है, यहाँ पर भारत का स्थायी केंद्र स्थित है। तो फ्रेंड, अंटार्कटिका महाद्वीप आप ये देख सकते हो, जैसे कि श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है। अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में समझते हैं। देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, तो ये होगा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका की खोज किसने करी थी, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, जेम्स कुक ने अंटार्कटिका की खोज करी थी। अंटार्कटिका का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, सर्वोच्च शिखर है इसका माउंट विंसन। अंटार्कटिका में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, माउंट एरेबस जो है ये अंटार्कटिका में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है। टेलर घाटी कहाँ पर स्थित है, टेलर घाटी अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप के रॉस सागर को दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, अंटार्कटिका। भारत ने किस वर्ष में अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर किए थे, 1983 में। 1982 में अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे, रामचरण। आगे देखते हैं हम अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। वायुमंडल में ओजोन छिद्र कहाँ पर स्थित है, अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र स्थित है। और आपको बताना चाहता हूँ, ओजोन छिद्र जो है यानी कि ओजोन का जो होल है, आप सभी समझते हो ना कि जो ओजोन है ये हमें सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेज होता है उससे बचाता है। लेकिन आप सभी ने ये भी सुना होगा कि जो ओजोन लेयर है, ओजोन छिद्र है, इसमें एक ना छेद होता जा रहा है, ठीक है। तो उसी की बात हो रही है कि इसकी खोज किसने करी थी। इसकी खोज करी थी 1985 में ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों फार्मन, गॉर्डिनर और शंकलिन ने की थी। अंटार्कटिका को किस नाम से भी जाना जाता है, सफ़ेद महाद्वीप, बर्फीला महाद्वीप और शांत महाद्वीप। नेक्स्ट है, अंटार्कटिक संधि जो कि 1959 में हुई थी के पर्यावरण प्रोटोकॉल के तहत भारत ने अब तक 3 अनुसंधान केंद्र स्थापित किए। इनके नाम पूछे गए हैं, दक्षिण गंगोत्री, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, मैत्री, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और भारती। ये तीनों का नाम आपने ध्यान रखना है। फिर से बता देता हूँ, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। नेक्स्ट है, विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है, तो अंटार्कटिका को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, रेटिना के सामने। निकट दृष्टि दोष में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है ये कहाँ पर बनता है, रेटिना के सामने बन जाता है, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष को ना हम क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, मायोपिया भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये क्या होता है ये आपको बताता हूँ। ये बेसिकली ना आँखों का एक दोष है, ठीक है, जिसमें कि आँखों में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, और वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, निकट दृष्टि दोष जिसे कि हम मायोपिया भी कहते हैं, एक सामान्य आँखों की समस्या है जिसमें दूर की वस्तुएँ धुंधली दिखाई देती है जबकि पास की वस्तुएँ स्पष्ट दिखाई देती है। इस प्रॉब्लम में क्या होता है कि अगर किसी इंसान को निकट दृष्टि दोष हो रहा है यानी कि मायोपिया हो रहा है, तो वो पढ़ लिख सकेगा लेकिन दूर की चीज़ें नहीं देख पाएगा। इसका कारण यह है कि रेटिना के सामने प्रकाश केंद्रित होता है। मतलब आप सभी को पता है कि हमारी जो आंखें होती हैं, ठीक है, और हमारी आंखों में जो इमेज आता है कोई भी, वो कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। लेकिन अगर किसी को मायोपिया हो जाता है तो वो रेटिना पर नहीं बनेगा, वो क्या कहाँ पर बनेगा, रेटिना से पहले ही बन जाएगा उसका इमेज। इस वजह से ना उस पर्सन को क्या होता है, पास की चीज़ें दिख जाती हैं लेकिन दूर की चीज़ें दिखती नहीं हैं। ये चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए, मायोपिक आंख के सामने अवतल लेंस का उपयोग करके दृष्टि को वापस रेटिना में स्थानांतरित करके और इसे स्पष्ट करके निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। मतलब कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसको हम अवतल लेंस की मदद से ठीक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम अवतल लेंस लगा दें, ठीक है, मतलब अवतल लेंस का चश्मा लगा दें इस पर्सन की आंखों के सामने, तो दोबारा से जो इमेज है वो रेटिना पे बनना शुरू हो जाएगा और ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आगे हम देखते हैं निकट दृष्टि दोष को अन्य किस नाम से जाना जाता है, मायोपिया के नाम से जाना जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। निकट दृष्टि दोष का मुख्य कारण क्या
होता है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। आई बॉल का जो है ना लंबा हो जाना निकट दृष्टि दोष का मुख्य कारण होता है। आगे है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको फोटो से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप ये जो कलर पिक्चर है, यहाँ से आप समझिए कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है। ये आपके सामने ह्यूमन आई है, मनुष्य की आँख है ये, ठीक है, ह्यूमन आई है, मनुष्य की आँख बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कोई भी जो प्रकाश आ रहा है, यानी कोई भी आप बोल सकते हो इमेज की जो फोटो आ रही है, ठीक है, यहाँ पे बनेगी, कहाँ पे बनती है वो बनती है यहाँ पे, ठीक है। ये तो बिल्कुल जिस पर्सन की आँख बिल्कुल सही है उसका फ़ोटो ऐसे बनेगा, ठीक है। लेकिन जिसमें ये दिक्कत आ जाती है उसका जो है ना रेटिना पे नहीं बनेगा, ठीक है, वो इमेज यहाँ पर बनेगा। इस वजह से इस पर्सन को प्रॉब्लम आ जाती है मायोपिया की, ये निकट दृष्टि दोष की। तो अब ये समझिए, ठीक है, ये जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी से लिया गया है, एनसीईआरटी की बुक से लिया गया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये जो पहली फ़ोटो आप देख रहे हो ना, ये है ऑब्जेक्ट का इमेज, और इसकी जो इमेज बन रही है रेटिना पे, मतलब ये आँख बिल्कुल सही है। लेकिन सेकंड केस देखिए ये वाला, इसमें क्या हो रहा है कि जो पर्सन है उसको ही प्रॉब्लम आ जाती है, निकट दृष्टि दोष आ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो इमेज है वो यहाँ पे बन रहा है, मतलब बनना यहाँ पे था, इस जगह पे बनना चाहिए था, लेकिन बना यहाँ पर, ठीक है। तो प्रॉब्लम आ गई। फिर हमने क्या किया, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए उसे चश्मा पहनाया, कौन सा, अवतल लेंस का, इस प्रकार का अवतल लेंस का चश्मा होता है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे बन गया, मतलब ये ठीक हो गया। तो आपको क्लियर हो गया ना कि हमने अवतल लेंस की मदद से निकट दृष्टि दोष को हमने ठीक कर दिया। और निकट दृष्टि दोष क्या होता है मैंने आपको वो भी बहुत अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार किसी स्थान पर सर्वाधिक होता है? तो आंसर हो जाएगा किस स्थान पर सर्वाधिक होता है, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्रुवों पर, यानी कि पोल्स पर। किसी वस्तु का जो भार होता है ये ध्रुवों पर यानी कि पोल्स पर सर्वाधिक होता है। वस्तु का भार क्या होता है इसको समझते हैं हम, ठीक है, यानी कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट होता है वो क्या होता है। किसी वस्तु का भार वह बल होता है जिसके साथ वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, या हम कह सकते हैं किसी वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तु पर लगने वाला बल होता है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है लेकिन उसका भार उस स्थान के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर बदल सकता है। भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुव पर किसी पिंड का भार अधिक होता है। मतलब आपको ये चीज़ समझनी है, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वेट जिसे कि हम भार बोलते हैं, दूसरा होता है मास जिसे कि हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान हिंदी में। तो इसमें ये बोला गया है कि जो वेट होता है ना ये बदलता रहता है, लेकिन जो मास होता है यानी कि द्रव्यमान होता है ये हर जगह सेम रहता है। चाहे आप पृथ्वी पे रहो, चाहे आप चंद्रमा पे जाओ, मास हमेशा सेम रहेगा, लेकिन वेट या बोल सकते हो भार बदलता रहता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाता है तो उसका भार क्या होता है, न्यूनतम होता है। किसी वस्तु का भार क्या होता है, ये आप देखिए, किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल होता है, और भार का सही मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम समझें किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है, आंसर हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, यदि किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसका भार क्या होगा, पृथ्वी पर से कम हो जाएगा। क्योंकि ना देखिए, अगर आपका वजन है 60 किलो, कहाँ पर है, ये पृथ्वी पर है, लेकिन जब आप जाओगे कहाँ पर, चंद्रमा के ऊपर, तो आपका जो वजन है ना वो 1/6 हो जाएगा, तो यानी कि 10 किलो हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको अभी भी यही बता रहा हूँ कि जो भार है ये बदलता रहता है, लेकिन द्रव्यमान जो है वो बराबर ही रहता है हर जगह। भार और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। भार एक बल है जबकि द्रव्यमान एक पदार्थ की मात्रा है। अगला है, भार का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, W = mg। यही मैंने आपके सामने लिखा है। W इसमें क्या होता है, भार होता है। M क्या होता है, इसमें द्रव्यमान होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी आपके सामने। और G क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है, यानी कि ग्रेविटी होती है, ठीक है। तो W = mg, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। मैंने कम से कम आपको लगा लो 100+ क्वेश्चन करवा दिए कम टाइम में, और बिल्कुल तरीके से पढ़ाया है, ताकि आपको ना हर एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए कि एग्जामिनर क्वेश्चन को किस तरीके से पूछता है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आ चुके हैं तो वो
थोड़ी ना पूछेगा, वो उसको और डीप में जाएगा। तो इसलिए मैं आपके सामने हर एक क्वेश्चन को रिसर्च करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये पहला पार्ट था। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अब 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति मापने वाला वैज्ञानिक कौन था? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? 4 ऑप्शन है। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। ये वीडियो कंप्लीट हो गई। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो हमारा करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे जाके आप डेली करंट अफेयर क्लास ले सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का डेली करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। आप सभी की डिमांड आई थी, रवि सर हमें आपकी बुक्स चाहिए, तो हमारी बुक्स आ चुकी हैं। 25,000 जीके जीएस की बुक भी आ चुकी है, ठीक है। कोई भी अगर आपको बुक चाहिए, चाहे एमसीक्यू वाली चाहिए, साइंस की चाहिए, जनरल नॉलेज चाहिए या एनसीईआरटी सीरीज़ चाहिए, www.raviaditipublication.com पे जाके आप बाय कर सकते हो। हमारी पीडीएफ की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारा करंट अफेयर का वार्षिकांक का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। 11,000 जीके जीएस की जो पार्ट वाइज होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुकलेट, वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। मंथली करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। मोबाइल एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लेना, रवि स्टडी ऐप के नाम से है, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो ये वीडियो और साथ में इसका पीडीएफ आप हमारे ना जीके जीएस के जो पेड वीडियो है कोर्स, इसमें आप अवेल कर सकते हो, जहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाता है जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मतलब आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो लैंग्वेज आप सेलेक्ट करें, अगर आपको हिंदी मीडियम चाहिए तो हिंदी मीडियम ले सकते हो, इंग्लिश मीडियम चाहिए इंग्लिश मीडियम। करंट अफेयर्स का अगर आपको नोट्स चाहिए या वीडियो कोर्स चाहिए वो भी अवेलेबल है, ठीक है। जीएस का नोट्स, करंट अफेयर्स का नोट्स सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। हमारा टेलीग्राम रवि स्टडी जी के नाम से है, ठीक है। वीडियो कंप्लीट हो गई है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आप मुझे टाइम ज़रूर बताना कि 6 बजे आपको वीडियो चाहिए या 7 बजे चाहिए, और आपको वीडियो का कंटेंट कैसा लगा ये भी आप मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।